हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है, अगर पुलिस वाले आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करें तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या रास्ता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, दुर्भावनापूर्ण मुकदमा हमारे देश में एक बहुत बड़ा त्रासदी है। बहुत सारे निर्दोष लोग पुलिस के द्वारा दुर्भावनावश मुकदमे के शिकार हो जाते हैं, झूठे मुकदमे के चंगुल में फंस जाते हैं और उसमें उनका 10 से लेकर 20 साल तक का समय बर्बाद हो जाता है। जैसे कि 1994 में हिंदुस्तान के प्रसिद्ध साइंटिस्ट नंबी नारायण, उन पर जासूसी का आरोप लगा और वह मुकदमा लड़ते रहे। अंततः 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया और 50 लाख रुपया हर्जाना देने के लिए सरकार को कहा गया। इसी तरह से अक्षरधाम बम ब्लास्ट तो 2002 में घटित हुआ था और इसमें 6 लोगों के खिलाफ में पोटा के तहत में, माने प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, जो कि आजकल इस एक्ट को खत्म कर दिया गया है, अब यूएपीए चलता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो दोस्तों, इस पोटा कानून के तहत में 6 लोगों को सजा दी गई, जिसमें कि 3 को मृत्युदंड की सजा मिली थी, 2 को आजीवन कारावास की और 1 व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा मिली थी। लेकिन बाद में इसका हासिल क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस अधिकारियों पर जबरदस्त रूप से तीखी आलोचना किया और जो उनके द्वारा जो जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। इसी तरह से 1993 में सूरत बम ब्लास्ट की घटना घटित हुई थी और इसमें 11 आरोपियों को टाडा कोर्ट ने सजा सुनाई थी। दोस्तों, टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज या एक्ट, पहले यह चलता था। यह कानून आतंकवादियों के खिलाफ लाया गया था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। उसके बदले में पोटा कानून लाया गया और इसे भी समाप्त कर दिया गया और अभी यूएपीए चलता है। और यह यूएपीए प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो धारा 22 है उसके तहत में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। तो दोस्तों, इस घटना में 11 लोगों को सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। 2007 में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट की घटना हुई थी हैदराबाद में और उसमें 16 आरोपी को सजा हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया और 16 आरोपियों को 3-3 लाख रुपया हर्जाना देने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया। अभी आपने देखा होगा, हाल के ही दिनों में सुपरस्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में 26 दिन तक निरोध में रखा गया था। बाद में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तो कहने का आशय यह है कि हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और जिसमें निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है उसको भी आरोपी बना दिया जाता है और उस आरोप से बरी होने में ये निर्दोष लोगों को 15 साल 20 साल समय लग जाता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया हमारे देश में बहुत ही जटिल है और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। दोस्तों, यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर पुलिस निर्दोष लोगों को क्यों फंसाती है, उसके कारण क्या है? पहला, फिनेंशियल करप्शन। बहुत सारे मामले में पुलिस के अधिकारी अवैध वसूली के चलते या वित्तीय लाभ के चलते निर्दोष लोगों को फंसा देते हैं। दूसरा कारण यह है कि अपने आका को खुश रखने के लिए, जिसके आधार पर उनकी पोस्टिंग थाना में हुई है, अगर वो राजनीतिक आका या प्रशासनिक आका उन्हें कहने के लिए निर्देश देता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को फंसाने जा रही है पुलिस, उससे
उसके राजनीतिक आका का अदावत चल रहा है, शत्रुता चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस वाले निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ में झूठा मुकदमा कायम कर देते हैं। इलाके में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग बहुत ही धनवान होते हैं, उनका राजनीतिक संपर्क बहुत जोरदार होता है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के यहां अक्सर उठते बैठते हैं, उनसे संपर्क सूत्र बढ़ाते हैं। और मान लीजिए ऐसे जो प्रभावशाली जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, अगर वो किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है तो पुलिस के माध्यम से उस पर झूठे मुकदमे कायम करवा करके उसको नीचे दिखाना उसका मकसद होता है, ताकि उसकी समाज में बेइज्जती हो सके और वो बता सके कि देखो समाज में हमारा कितना प्रभुत्व है, हम कितने ताकतवर हैं, मेरे से अदावत लेना बहुत भारी पड़ेगा। दोस्तों, मैंने 32 साल के पुलिस जीवन में देखा कि कोई भी नेता सबसे पहले अपने नेतागिरी की शुरुआत कहां से करता है? थाना से करता है। उसका मकसद होता है कि किसी तरह से थाने को कंट्रोल करो, उसके मोहल्ले और उसके इलाके में जो भी घटना दुर्घटना होती हैं तो पीड़ित पक्ष को थाने ले जाओ, थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर धौंस जमाओ, मुकदमा कायम कराओ। धीरे धीरे थाना क्षेत्र के लोगों को यह महसूस होता है कि यह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली है, ये मजबूत है, इसकी सुनवाई ऊपर तक है, थाना प्रभारी और वरिष्ठ आला पुलिस ऑफिसर भी इसकी बात को सुनते हैं, तो लोग उसके तरफ धीरे धीरे लामबंद होते जाते हैं और इस तरह से उसकी नेतागिरी चमक जाती है। और निचले लेवल के जितनी भी नेतागिरी होती है 90% इसी प्रोसेस से हमारे देश में इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों, कभी कभी बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील घटना घटित होती है, मीडिया का बहुत ज्यादा दबाव रहता है, जनता का दबाव रहता है, राजनीतिज्ञों का दबाव रहता है और जो असली आरोपी है वो वहां तक पुलिस वाले पहुंच नहीं पाते हैं। तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए वो डुप्लीकेट आरोपी को, माने जो निर्दोष व्यक्ति है जिसका उस केस से कोई वास्ता नहीं है, उसमें उसको नाम डाल दिया जाता है और फिर जोर जोर से चिल्लाया जाता है कि देखो हमने इस प्रकरण का भंडाफोड़ कर दिया, जबकि जो असली आरोपी है वो छुट्टा घूमता रहता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस का पार्षद रतलाम में सरेआम मारा गया, उसे गोली से उड़ाया गया और पुलिस ने 3 व्यक्तियों को नामजद किया, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश किया, उन्हें जेल भेजा और उन्हें सजा भी कोर्ट के द्वारा बहाल हो गया। बाद में एक अन्य प्रकरण में देवास के मामले में यह पता चला कि जो कांग्रेस पार्षद की जो हत्या हुई थी उसमें ये 3 आरोपी नहीं थे बल्कि कोई दूसरे लोग उसमें सम्मिलित थे। तो कहने का आशय यह है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि असली आरोपी को न पकड़ करके नकली आरोपी को अरेस्ट किया जाता है और जनता के सामने, मीडिया के सामने में यह बता दिया जाता है कि हाँ इस केस का भंडाफोड़ कर दिया गया है, जबकि यह सही तथ्य नहीं होता। दोस्तों, एक और कारण होता है जहां पर कि पुलिस वाले निर्दोष लोगों को फंसाती है। एक्चुअली में वो निर्दोष नहीं होते हैं, वो थाना के रिकॉर्डेड बदमाश होते हैं। और जैसे मैं झाबुआ में पदस्थ था तो उस समय में जो भी संपत्ति संबंधी अपराध आदिवासियों के द्वारा घटित की जाती थी उसको ढूंढ पाना, डिटेक्ट करना बहुत ही कठिन काम था। ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने एक नया तरकीब ढूंढा कि जब भी कोई घटना घटित होती थी, जैसे कि लूट का या राहजनी का या नकबजनी का या चोरी का या डकैती का, तो ऐसी परिस्थिति में उस आसपास के जितने भी थाना में रिकॉर्डेड बदमाशों की सूची होती थी, पुलिस वाले 1 बाय 1 इन सबको पकड़ के ले आते थे और इन सभी रिकॉर्डेड बदमाशों को अरेस्ट कर लिया जाता था, उन्हें जेल भेज दिया जाता था। जब वो 8-10 दिन, 15 दिन के बाद या महीना दिन के बाद में जमानत पर वापस अपने घर आते थे तो उसके बाद में आदिवासी समाज में एक बैठका होती थी और वहां पर यह पता किया जाता था कि किन किन लोगों ने अमुक घटना में वारदात किया था या शामिल रहे थे। तो फिर उन पर आदिवासी समाज या वहां के सरपंच पटेल के द्वारा दंड अधिरोपित किया जाता था और इस माध्यम से पुलिस को जानकारी मिल जाती थी कि कौन कौन से लोग उस डकैती या लूट या नकबजनी की घटना में शामिल रहे हैं और फिर उन लोगों को भी उस प्रकरण में
आरोपी बनाया जाता था, जो कि असल में आरोपी होते थे, और उनसे संपत्ति की बरामदगी की जाती थी। तो इस तरह से पुलिस हार्डकोर क्रिमिनल के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करती थी। बहुत सारे मामले में ऐसा होता है कि थाना क्षेत्र में बहुत हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, कहने का ऐसा है कि आदतन चोर होते हैं, बदमाश होते हैं। ये बिना चोरी डकैती लूट मार के रह नहीं सकते, और हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसमें उन्हें 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद में उनको जमानत मिल जाता है। तो ऐसे जो आदतन आरोपी हैं उनके खिलाफ में धारा 110 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई किया जाना, या उनको किसी दूसरे मामले में उलझा देना, यह पुलिस का एक तरीका है। जो लोग निर्दोष हैं उनको पुलिस किस प्रकार से झूठे मामले में फंसाती है। नंबर 1, जहां पर कि मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है, मारपीट हुई है और दोनों पार्टी थाना गई है। एक पार्टी ने थाने वाले को मान लीजिए 50,000 रुपए दे दिया। अब यहां पर जो घटना हुई है ज्यादा से ज्यादा वो 107-16 सीआरपीसी के तहत में मामला बनता है, जो एक प्रिवेंटिव धारा है। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी का अल्टीरियर मोटिव है, तो एक सामान्य मारपीट की घटना को, जो कि असंज्ञेय घटना है जिसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, अब वहां पर क्या करेगी पुलिस? धारा 308 आईपीसी माने ताजरात हिंद के तहत में दूसरी पार्टी को उसको मुलजिम बना देगी। और दोस्तों, इसमें आपराधिक मानव वध के प्रयास की यह धारा है और जिसमें 7 साल के सजा का प्रावधान है। तो एक पार्टी से पैसा लेकर के दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना, उसको आरोपी बनाना, यह एक प्रकार का मोडस ऑपरेंडाई माने कार्य पद्धति पुलिस की होती है। दूसरा है कि जैसे डॉक्टरों से मिली भगत करके पुलिस 324, अब 324 एक बेलेबल ऑफेंस जमानती धारा है। अब डॉक्टरों से मिल करके सामान्य चोट को गंभीर चोट में तब्दील कर देना और 324 के बदले में धारा 326 लगा देना, एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? अगर कोई आदमी जिसके खिलाफ में इलाके के कोई पॉलिटिकल बॉस या पुलिस अधिकारी के आका नाराज है, उसको फंसाने के लिए पुलिस क्या करती है? उसके घर में देसी कट्टा रख दिया या एक्सप्लोसिव या बम वगैरह रख दिया, देसी बम, और फिर उसको बरामद कर लिया। और आप जानते हैं कि जब आर्म्स एक्ट लगता है या एक्सप्लोसिव एक्ट लगता है तो उसमें बहुत कड़े सजा का प्रावधान है। या उसके घर में गांजा प्लांट कर दिया, मैंने रख दिया और फिर उसको बरामद कर दिया, तो उसमें तो आजीवन कारावास का भी सजा है। मुझे याद है कि झाबुआ में जब मैं पदस्थ था तो एक समय में ऐसा हुआ था कि एक आंध्र का व्यापारी आया था और उसने फर्नीचर बेचने का शुरू किया था झाबुआ में, और लोगों से करीब 40-50 लाख रुपया वसूल कर लिया, यह कह करके कि मैं सस्ते दामों पर आपको फर्नीचर उपलब्ध करवाऊंगा। कुछ लोगों को उसने उपलब्ध कराया भी, लेकिन एक दिन वो एकाएक गायब हो गया और इससे बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसे दिए थे सब परेशान हो गए। वो भाग करके आए पुलिस अधीक्षक के पास में, और फिर पुलिस ने खोजबीन करके उस आंध्र प्रदेश के व्यापारी को पकड़ा, उसको पकड़ के थाना लाया। अब वहां पुलिस वालों ने विचार किया कि अगर मान लीजिए कि चीटिंग वाली धारा में अगर इसको बंद करेंगे तो मुश्किल से 10 दिन 15 दिन या महीना दिन जेल में रह पाएगा, लेकिन लोगों के पैसे तो मिलेंगे नहीं। तो 1 किलो गांजा उसके घर में रख करके उसको बरामदगी दिखा करके उस पर एनडीपीएस लगा दिया गया और वो 4 साल तक जेल में बंद रहा, उसकी जमानत नहीं हो पाई। दोस्तों, कभी कभी पुलिस वाले ये भी करते हैं कि संगीन धारा जैसे कि धारा 124A ताजरात हिंद लगा देना, जबकि जो एफआईआर का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस बात का कोई खुलासा नहीं है कि किस तरह से देशद्रोह के मुकदमे बनते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जैसे कि राजनीतिक नेता लोग गली में और रोड पर सरकार के खिलाफ में आरोप लगाते रहते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सरकारी पक्ष के लोग हैं वो विरोधी पक्ष को नीचा दिखाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए क्या करते हैं? मुकदमा कायम करा देते हैं। और भले ही देशद्रोह का कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट या अवयव
एफआईआर ना हो, लेकिन उसे लिख दिया जाता है और जिससे जमानत नहीं हो पाती है, 2-4 महीने तक जेल में रहना पड़ता है। यह भी एक तरीका है। दोस्तों, कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब दो पार्टियों में झगड़े फसाद होते हैं या पुलिस के साथ में मारपीट होती है जनता की, तो पुलिस अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या उस मामले को गंभीर बनाने के लिए वो क्या करेगी, एफआईआर में ये लिखवा देगी कि हमारे पास में इतने तोले का चेन था गर्दन में, वो इन लोगों के द्वारा छीन लिया गया, या रुपये थे पॉकेट में उसे निकाल लिया गया। और जो सामान्य एक मारपीट की घटना है जो दो समूहों के बीच में हो सकता है या पुलिस और एक समूह के बीच में हो सकता है, उसको 294, 323, 506 माने मुतफरिक अपराध में कायमी न करते हुए उसे रॉबरी की धारा लगा देना, माने लूट की धारा लगा देना। तो यह भी एक मोडस ऑपरेंडाई है, मतलब पुलिस के द्वारा गंभीर अपराध में किसी व्यक्ति को उलझाने का एक अन्य तरीका है। एक और तरीका है, और वो क्या है, वो क्या, अभी आप ग्वालियर क्षेत्र में जाएंगे जहां पर मैं सीएसपी रहा हूं, तो वहां पर मान लीजिए कोई हत्या का प्रकरण कायम हुआ तो 2 आदमी इन्वॉल्व है, लेकिन होता क्या है कि परिवार के 8-10 लोगों को उसमें मुलजिम बना दिया जाता है जो कि घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, या कभी कभी पुलिस वाले कुछ अल्टेरियर मोटिव के तहत में 2 के बदले में 5 लोग, 8 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज कर लेते हैं। और इन जो निर्दोष लोग हैं उन्हें हटाने में सुपरवाइजरी ऑफिसर को पसीना छूट जाता है। बहुत सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर तो इस विचार के होते हैं कि हमें क्या लेना देना है, जितने लोगों को एफआईआर में नाम है उन सबको अरेस्ट करके बंद करो। कोर्ट का यह काम है कि वो किसको सजा देती है और किसको बाइज्जत बरी करती है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, पुलिस की इसी प्रवृत्ति के कारण से बहुत सारे निर्दोष लोग जेल में बिना कारण के बरसों तक बंद रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर आप निर्दोष हैं और आपके खिलाफ में पुलिस वालों ने फर्जी मुकदमा कायम कर दिया है, तो आप कैसे उसका मुकाबला करेंगे? सबसे पहले तो आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और उनसे जांच की मांग करें कि किसी राजपत्रित अधिकारी से आपके प्रकरण की जांच हो। आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक पुलिस अधीक्षक सप्ताह में एक बार आम जनता के साथ में मीटिंग करता है, उसको दरबार लगाता है, और उसमें भी आप पहुंच सकते हैं और अपनी फरियाद सुना सकते हैं, अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, और उस पर निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एक और आपके पास में रास्ता है और वह है सीएम हेल्पलाइन। सीएम हेल्पलाइन में आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और निवेदन करें कि आपके खिलाफ में जो फर्जी मुकदमा कायम किया गया है उसको खत्म किया जाए, और सीएम हेल्पलाइन के द्वारा तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा ताकि आपके मामले को जांच किया जाए, और अगर सही पाया गया तो फिर आपको उस केस से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में कम से कम 25-50 ऐसे मामले होंगे जिसमें कि जो हमारे रिश्तेदार, नातेदार या जो हमसे संबंधित थे और उनके खिलाफ अगर बेवजह मुकदमा कायम किया गया, तो हमने जब मध्य प्रदेश में या बिहार में या बंगाल में या महाराष्ट्र में वहां के पुलिस अधिकारियों से निवेदन किया, तो निश्चित रूप से उन्होंने उस प्रकरण की जांच कराई, और फिर जब उन्हें लगा कि मेरी बात में सच्चाई है तो उन्होंने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस में रिलीफ नहीं मिलता है, निश्चित रूप से रिलीफ मिलता है, और मैंने 50 मामले में लोगों को रिलीफ पहुंचाई है और पूरे भारतवर्ष में पहुंचाई है। दोस्तों, अगर मान लीजिए सीएम हेल्पलाइन या वरिष्ठ अधिकारियों के पास में आवेदन देने के बाद भी आपके मामले में कुछ भी नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आपका जो पहला कदम होगा वह है धारा 438 सीआरपीसी के तहत में आप एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत प्राप्त करें ताकि पुलिस वाले आपको अरेस्ट नहीं कर सकें। दोस्तों, इसके बाद में तुरंत धारा 482 सीआरपीसी के तहत में आप हाई कोर्ट में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें अच्छे वकील के द्वारा, और वहां पर आप बताएं कि
आपके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है वो एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब कानून का बेजा इस्तेमाल। दूसरा कि आपके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया गया है वो दुर्भावनापूर्ण है। तीसरा, आपके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज अमुक थाने में किया गया है उसमें दंगे अपराध का घटित होना नहीं पाया जाता है और उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं है। अगर आपके वकील ने सही ढंग से पैरवी की तो धारा 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वह एफआईआर जो आपके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ है उसको वो क्वैश कर दे। दोस्तों, मेरे खिलाफ भी, मैं एक पुलिस अधिकारी था सीएसपी ग्वालियर, और मेरे खिलाफ वहां के एक नेता जो भूतपूर्व एमएलए था कांग्रेस का, उसके पुत्र के द्वारा मेरे खिलाफ 294, 323, 506 का मुकदमा कायम किया गया था और मुझे बहुत बाद में इसकी जानकारी मिली और उसके बाद हाईकोर्ट में मैंने अप्रोच किया और धारा 482 सीआरपीसी के तहत में उस केस को कोर्ट ने क्वैश कर दिया, मैंने निरस्त कर दिया। तो आप भी यह कार्रवाई कर सकते हैं। आपके पास जो तीसरा हथियार है वह है भारतीय संविधान के धारा 226 के तहत में आप रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं और अगर आपके द्वारा प्रस्तुत रिट पिटीशन से हाईकोर्ट संतुष्ट हुआ तो वह क्या करेगा, वह रिट ऑफ मैंडेमस मतलब कमांड जारी करेगा। किसके खिलाफ में? संबंधित पुलिस अधिकारी खिलाफ में जिसने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और वो कहेगा कि आप इसमें कोई विवेचना नहीं करें। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका केस ट्रायल में चला गया है, मतलब कोर्ट में चला गया है, वहां पर विचारण हो रहा है, तो हाई कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन प्रतिषेध का रिट जारी करेगा जिसमें हाई कोर्ट यह निर्देशित करेगा कोर्ट को कि आप इसमें अग्रिम विचारण नहीं करें। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज हुआ और उसमें विचारण हुआ और सेशन कोर्ट ने या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया तो आप क्या करेंगे? आप 182, 211 आईपीसी के तहत में उसी कोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे जिसने आपके खिलाफ में विवेचना किया था और जिसने एफआईआर दर्ज किया था। धारा 250 सीआरपीसी के तहत में मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट जहां पर कि आपके केस का विचारण हुआ, अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो कोर्ट कंपनसेशन के लिए आरोपी को कह सकती है, मतलब जो जिसने मुकदमा कायम किया, जो आपके केस में फरियादी होगा, उससे हर्जाना वसूल कर सकती है। दोस्तों, आपके पास एक अन्य हथियार है और वह है कि अगर आप केस जीत जाते हैं तो धारा 500 आईपीसी के तहत में आप डिफामेशन सूट उन गलती कुनिंदा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में केस दायर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप सिविल सूट भी दायर कर सकते हैं। यदि आप उस केस को जीत जाते हैं तो संबंधित पुलिस अधिकारी जिसने आपके केस की विवेचना किया, संबंधित थाना प्रभारी और जिसने आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाया, उसके खिलाफ में आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कि आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज होने से आपको आपकी गरिमा को ठेस पहुंची है, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा है, आपको इंजरी पहुंचा है, चोट लगी है, कोई शरीर का हिस्सा बेकार हो गया है या आपका कोई संपत्ति बर्बाद हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, कि आपके खिलाफ जो प्रकरण जो दर्ज किया गया था पुलिस वालों के द्वारा वह मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था, माने दुर्भावनापूर्ण मुकदमा था। अर्थात इसमें आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसके पीछे दूसरे कारण थे, जैसे कि आपका पुलिस वालों के साथ में पहले ही से अदावत होना, शत्रुता होना, या पुलिस वालों ने आपसे पैसे मांगे आपने नहीं दिया, या जो पुलिस अधिकारी ने आपके खिलाफ में प्रकरण दर्ज किया है वो किसी आपके जो विरोधी हैं उनका रिश्तेदार होना। ये सारे पॉइंट्स आपको सिविल सूट के दौरान बताने पड़ेंगे कि किस प्रकार से आपके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ था वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था, किस प्रकार से वह दुष्प्रभाव वाला मुकदमा था, और आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो उसमें किसी प्रकार का कोई युक्त कारण नहीं था। तो इन सब बातों को आपको सिविल सूट के दौरान बताने पड़ेंगे। अब दोस्तों, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो यह है कि आखिर
जो फर्जी मुकदमे निर्दोष लोगों के खिलाफ जो कायम होते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, माने प्रभाव क्या होता है। तो पहला, जिस व्यक्ति के खिलाफ में झूठे प्रकरण दर्ज होते हैं उसका 10 से 15 साल का समय खराब हो जाता है। अभी मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। उसका प्रतिष्ठा समाज में खत्म हो जाता है, समाज के लोग उसको बहिष्कृत कर देते हैं, उसका नौकरी खत्म हो जाता है, उसके व्यवसाय खत्म हो जाते हैं। यह फर्जी मुकदमा हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो असली मुलजिम है वो तो फ्री में घूम रहा है और जो निर्दोष व्यक्ति है वो जेल के सलाखों के बीच में है। तो यह हमारे प्रजातंत्र के मजबूती के लिए बहुत ही ज्यादा गलत बात है, इसे हमें दूर करना होगा। और पुलिस विभाग में जो सुपरविजन का स्तर है उसे मजबूत करना होगा, ताकि निचले स्तर के अधिकारी किसी प्रकार का झूठा मुकदमा निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ में पंजीबद्ध नहीं कर सकें। और इसका सबसे जो दूरगामी प्रभाव होता है वो होता है पुलिस का इमेज बर्बाद हो जाना। पुलिस का जो प्रेस्टीज है वो जनता के नजरों में तार तार हो जाना, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। दोस्तों, पुलिस के अधिकारी बहुत हौसला के साथ में काम करती है और उसमें जिस पुलिस अधिकारी के पास में उत्साह नहीं होगा, वीरता नहीं होगा, रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगा, वो पुलिस अधिकारी सही ढंग से अपने कार्य का निष्पादन कर ही नहीं सकता है। और जब इस प्रकार की घटना अर्थात झूठे प्रकरण की घटना मीडिया के द्वारा या जनता के द्वारा सामने आती है तो फिर पुलिस का सर नीचे झुक जाता है। तो इससे बचने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हमारा यह लेक्चर कैसा रहा? अगर आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया जरूर मुझे बताएं, मैं जरूर उस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू वेरी मच।